आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं, जो है इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन ऑल्सो नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सेंट्रल डोग्मा क्या है कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इट इज अ सेंट्रल डोग्मा। इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो डीएनए से जब खुद डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। यूकैरियोट्स में जो ये प्रोसेस होती है पूरी, डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म में होता है। राइबोसोम इसे कराता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस आपकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये पूरी प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये सारी प्रोसेस आपकी कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। Translation is the process in which protein peptide chain is formed using mRNA as a template, ribosome as the protein synthesis machinery and tRNA as the carrier of amino acid। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, mRNA की, ठीक है, राइबोसोम की और tRNA की। तो प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरीके से बनते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड होती है तो प्रोटीन बनाती है, और फिर जो भी फंक्शन होगा इस प्रोटीन का उसको परफॉर्म करती है। तो हमें ट्रांसलेशन में जरूरत है एमआरएनए। एमआरएनए एक टेम्पलेट है जो कोडॉन देता है, कोडॉन लाता है। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, जहां पर प्रोटीन बनता है वो बनता है आपका राइबोसोम में। और टीआरएनए क्या है, एक व्हीकल है, एक कैरियर की तरह काम करता है। वो अमाइनो एसिड को एमआरएनए के पास या राइबोसोम के पास लाता है, और अमाइनो एसिड एक के बाद एक आपस में बाइंड होते जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। द राइबोसोम रीड्स द एमआरएनए सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड, अ सेट ऑफ रूल दैट कन्वर्ट न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट इनटू अमाइनो एसिड। तो राइबोसोम क्या करता है, ये एमआरएनए को रीड करता है, उसके सीक्वेंसेस को रीड करता है। तो एमआरएनए में कौन से सीक्वेंसेस हैं, जेनेटिक कोड रहता है। ये जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जो हमने इससे पहले का लेक्चर है जेनेटिक कोड, उसे एक बार आप देख लीजिएगा कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, और एमआरएनए जो राइबोसोम होता है वो इसको ही रीड करता है और उसके बेसिस पर प्रोटीन बनाता है या अमाइनो एसिड बनाता है। tRNA molecules bring amino acid to the ribosome. Each tRNA has an anticodon that pair with a complementary codon on the mRNA. तो tRNA जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि उसके पास एक एंटीकोडॉन आर्म होती है, जहां पर जो mRNA का टेम्पलेट है, ये mRNA टेम्पलेट है, और यहाँ पर जो कोड है उसका एंटीकोडॉन रहता है, ठीक है। अगर इसके पास AUG है तो इसके पास होगा एक ही जगह पर U, A और C। तो इसके पास जो एंटीकोडॉन होगा tRNA के पास, वो क्या होगा, UAC होगा। तो वही एंटीकोडॉन लेकर एंटीकोडॉन यहाँ पर ज्वाइंट होता है, और इसका जो अमाइनो एसिड है इस एंटीकोडॉन का, वो यहाँ पर ज्वाइंट होता है। तो ये प्रोसेस होती कैसे है, देखिए ये है डीएनए। डीएनए ये कहाँ है, आपका न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में ये है जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे जीन हैं, जीन लगे हुए हैं। ये जीन क्या है, अलग अलग ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जीन जो होता है, इसका ये पोर्शन जो है, इसको हमने इससे प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। तो ये डीएनए, ये सारी प्रोसेस, देखिए यहाँ तक की प्रोसेस आपकी न्यूक्लियस के अंदर चलती है। उसके बाद न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर आता है, और ट्रांसलेशन जो होती है वो कहाँ चलती है, आपकी साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम इसे करवाता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये पूरी की पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलती है। तो डीएनए स्ट्रैंड इस तरीके से उसके पास कोड है, उसका एंटीकोडॉन, मतलब उससे उसका जो बेस पेयरिंग है, बेस पेयरिंग A के साथ U, C के साथ G, इस तरीके से बेस पेयरिंग होती है, और एक एमआरएनए
सिंथेसाइज हो जाता है, mRNA का एक टेम्पलेट बन जाता है, 5 to 3 प्राइम होता है ये टेम्पलेट, और इसके जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक कोडॉन को रीड करते हैं, वो एक कोडॉन है, और mRNA इसी को जो राइबोसोम होता है इसी को रीड करता है, और इसके अकॉर्डिंग tRNA एंटीकोडॉन लाता है और उसका जो अमाइनो एसिड है उस कोडॉन का वो लेकर आता है। जैसे UGG का एंटीकोडॉन, उसका जो अमाइनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफैन। तो इस तरीके से प्रोटीन आपस में जुड़ते रहते हैं, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते रहते हैं और प्रोटीन की चेन बना लेते हैं। As the ribosomes moves along the mRNA, amino acids are joined together into a peptide chain. तो mRNA जो राइबोसोम में mRNA है वो मूव करता रहता है, राइबोसोम mRNA के ऊपर मूव करता है, और मूव करते करते ऊपर से उसमें अमाइनो एसिड लगते रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन से या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। द पॉलीपेप्टाइड फोल्ड इनटू अ फंक्शनल प्रोटीन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर रोल। और ये अमाइनो एसिड ये आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, ये फंक्शनल प्रोटीन में चेंज होता है और उसके बाद स्पेसिफिक सेलुलर रोल जो उसे मिला है उसे प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस इन लिविंग सेल्स। About 90% of the cellular chemical energy is used for making proteins, while only 10% goes to other biosynthetic activity. तो जो सबसे ज्यादा लिविंग सेल में जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, 90% जो एनर्जी है वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाती है। सिर्फ 10% जो एनर्जी है सेल की वो बायोसिंथेटिक एक्टिविटी, जितनी भी और एक्टिविटी है उनमें यूज होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस ही सेल का मेन रोल होता है। मेन फंक्शन जो सेल का है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर हैं? उसमें रिक्वायर है आपका mRNA जिसे मैसेंजर RNA कहते हैं, tRNA ट्रांसफर RNA, rRNA राइबोसोमल RNA, अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड हमारे प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, तो पूरे 20 अमाइनो एसिड इसमें रिक्वायर होंगे। एंजाइम्स 2 मेन एंजाइम हैं, एक तो अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज और दूसरा है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। और बहुत सारे प्रोटीन्स यूज होते हैं जो सॉल्युबल फैक्टर हैं, ये इनिशिएशन फैक्टर हैं, ये भी बहुत सारे यूज होंगे, इलोंगेशन फैक्टर भी बहुत सारे हैं और टर्मिनेशन भी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं, ये सॉल्युबल फैक्टर है। तो ये सारी चीजें मिलकर आपका ट्रांसलेशन करवाती हैं। तो अगर आपने आरएनए का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में इनकी बात नहीं की है। तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। पहला है हमारा मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए के पास जेनेटिक कोड है वही आरएनए अपने साथ एमआरएनए अपने पास लेकर आता है और वही आगे क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये जो कोड है ये 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड किया जाता है, 3 न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, और इन 3 से एक इसके साथ एक एंटीकोडॉन जुड़ता है और वो उस एंटीकोडॉन का एक अमाइनो एसिड होता है। तो इस तरीके से ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। तो mRNA carries the genetic code from DNA to ribosome. It read in the 5 to 3 prime direction. ये हमेशा 5 to 3 prime direction में रीड किया जाएगा। Each 3 base sequences codon on the mRNA correspond to the specific amino acid और a stop signal. तो जो ये mRNA है इसमें एक इनिशिएशन कोडॉन होता है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू की जाती है और स्टॉप सिग्नल भी होता है, स्टॉप कोडॉन भी होता है। तो स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? UAA, UGA और UAG। तो जहां भी ये 3 कोडॉन आएंगे ये क्या है, आपके स्टॉप कोडॉन है। और AUG है आपका स्टार्ट कोडॉन, ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, ठीक है, मैट के लिए। यूकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है, देखिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में डिफरेंस है थोड़ा। यूकैरियोटिक एमआरएनए में वो होता है मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब सिर्फ एक प्रोटीन ही बनेगा, ठीक है, एक एमआरएनए से सिर्फ एक प्रोटीन बनता है। इसमें 5 कैप रीजन होता है जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट उसे रिकॉग्नाइज करती है और ट्रांसलेशन के समय वहां पर जाके जुड़ जाती है। ट्रांसलेशन बिगिन एट द इनिशिएशन कोडॉन नियर द 5 एंड। 5 एंड के पास इनिशिएशन कोडॉन होता है, AUG इनिशिएशन कोडॉन है, वहां पर जाके क्या होता है, जो आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है।
इसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन भी प्रेजेंट रहता है, और लास्ट में इसमें यूटीआर के पास आपका स्टॉप कोडॉन होता है और उसके बाद पॉली ए टेल लगी रहती है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, मतलब एक ही एमआरएनए से 2 प्रोटीन बन सकते हैं अलग अलग। इसमें 5 कैप एब्सेंट होती है और मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट, इसमें मल्टीपल राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है, वो होती है शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंसेस। ठीक है, ये याद रखेगा, जहां से जुड़ता है वो है शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंसेस, जबकि यूकैरियोट में जुड़ता है कोजैक रीजन से। Each binding site in the polycistronic mRNA allows synthesis of a different protein. Like eukaryotic mRNA, it also contains 3 UTR and 5 prime UTR and 3 prime UTR. तो 5 प्राइम UTR और 3 प्राइम UTR भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये प्रोकैरियोटिक mRNA है और ये यूकैरियोटिक। देखिए, मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि आपके पास यही एक हिस्सा है जिसे ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं या स्ट्रक्चर जीन कहते हैं। यहाँ पर सारे कोडॉन लगे हैं, 3 के फॉर्म में रीड होते हैं, और यहाँ से सिर्फ एक ही प्रोटीन आपका सिंथेसाइज होगा। उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा और लास्ट में पॉली ए टेल है। तो इसका स्ट्रक्चर भी डिटेल में बताया है, वहाँ सब देख लीजिएगा। दूसरा जो आपका प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, उसमें ऐसे 2 साइट होती हैं। ठीक है, रीडिंग फ्रेम क्या है, 2 हैं। एक राइबोसोम यूनिट यहाँ पर आके बाइंड होगी और एक राइबोसोम की यूनिट यहाँ पर आके बाइंड होगी, और दोनों जगह से आपके अमाइनो एसिड की चेन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 2 टाइप के प्रोटीन इसमें बनते हैं। इसमें भी 3 UTR चेन और 5 UTR चेन होती है, लेकिन इसमें 5 कैप रीजन नहीं होता है, जबकि यहाँ 5 कैप रीजन नहीं है, यहाँ 5 कैप रीजन भी होता है। तो mRNA क्या है, आपका एक मैप है जो राइबोसोम को दिया जाता है, और राइबोसोम उसके अकॉर्डिंग अपना जो स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी प्रोटीन उसे बनाना है, उसके अकॉर्डिंग वो अमाइनो एसिड को ज्वाइन करता रहता है। तो हम mRNA की अगर बात करें तो वो क्या है, किसी चीज को बनाने का ब्लूप्रिंट है। उसके बाद राइबोसोम है उस चीज को बनाने की फैक्ट्री, और ट्रांसफर RNA इसमें सामान कैरी करता है और सामान ला के राइबोसोम के पास पहुंचाता है। जो भी जिस टाइप का प्रोटीन वहां बनना है, तो जिस टाइप के अमीनो एसिड की नीड है, तो वो अमीनो एसिड tRNA राइबोसोम तक पहुंचाता है, और राइबोसोम उसे mRNA के साथ ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो ये है mRNA स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रैंड होता है। स्ट्रक्चरल tRNA, जो tRNA होता है उसमें 2 एंड हैं, 3 और 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम। 3 प्राइम एंड पर CCA एक अमाइनो एसिड जुड़ा है, यहाँ पर एक फ्री OH ग्रुप होता है जिसके साथ आके अमाइनो एसिड बाइंड होता है। ठीक है, वही अमाइनो एसिड बाइंड होगा जो इस ट्रांसफर RNA को mRNA के पास पहुंचाना है। यहाँ पर mRNA है, ये देखिए mRNA है, ये 3 to प्राइम रीजन पे, और यहाँ पर ये है इसका एंटीकोडॉन आर्म, ये एंटीकोडॉन आर्म है, ये D आर्म है, ये आपका है सूडो यूरिडीन आर्म, और ये है एक्सेप्टर आर्म। तो इसका स्ट्रक्चर भी पूरा डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर mRNA में जो कोडॉन होता है वही उसका ही एंटीकोडॉन होता है इस tRNA के पास। ठीक है, और उसी टाइप का अमाइनो एसिड ये कैरी करके लाता है। ये एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, 4 आर्म्स है, इसमें बता दिया है। एक्सेप्टर आर्म, इसे एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, सूडो यूरिडीन आर्म, DHU आर्म, और ये है आपकी एंटीकोडॉन आर्म। एक्ट एज ए एडेप्टर कैरिंग अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम, तो ये राइबोसोम के पास अमाइनो एसिड को लेकर आता है। rRNA, राइबोसोमल RNA, तो जो राइबोसोमल RNA है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइबोसोम का जो 80% पार्ट है जो rRNA ही बनाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो rRNA ही प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में बहुत मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है प्रोटीन सिंथेसिस करने में, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो 2 टाइप के राइबोसोम है आपके पास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है, 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है इसमें, 50S और 30S। 50S जो है वो 23S rRNA से बनती है, 5S rRNA से और 34 प्रोटीन से।
30s सब यूनिट बनती है 16s rRNA से, 21 प्रोटीन से। दूसरा यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80s का होता है, 2 सब यूनिट से बनता है। लार्ज सब यूनिट है 60s और स्मॉल सब यूनिट है 40s। 60s बनता है 28s rRNA से, 5.8s rRNA से एंड 5s rRNA और प्रोटीन से, 40 प्रोटीन से। जबकि स्मॉल यूनिट जो है 40s वो बनती है 18s rRNA और 30 प्रोटीन से। तो ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है। अब राइबोसोम जो है वहीं पर आके देखिए, राइबोसोम है यहाँ पर ही, इसकी स्मॉल यूनिट से ही आपका mRNA ज्वाइन होता है। इसमें 3 साइड प्रेजेंट रहती है EPA, ठीक है, ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट तीनों में प्रेजेंट होगी। ए साइड जो होती है इसे अमाइनो एसिड साइड कहते हैं, ये एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट मतलब जब टीआरएनए के पास आपका अमाइनो एसिड होता है तो उसे कहते हैं चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है, उसे कहते हैं अमाइनो एसिड टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए। तो ये चार्ज टीआरएनए जो होता है वो सबसे पहले इसी साइट पर आके ज्वाइंट होता है, ठीक है। फिर जो पी साइट है वो है होल्ड्स द टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। यहीं पर पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होती है, यहीं पर पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होती है और पूरा एक नया प्रोटीन बनता है। ई साइट जो है ये ऑक्यूपाइड बाय द अनचार्ज टीआरएनए। जब टीआरएनए अपना अमाइनो एसिड यहाँ पर दे देता है तो वो जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए है वो ई साइट पर आता है और यहाँ से फिर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। आगे जब आप देखेंगे इस प्रोसेस को तो ये समझ में आ जाएगा इसका रोल, EPA का रोल। अब है मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो 3 पार्ट्स में होती है, 3 मेजर स्टेप्स हैं उसके, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, और हमने इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। जो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें ये 70s राइबोसोम में होता है, ठीक है, और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम है। जो अमाइनो एसिलेशन रिएक्शन है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए प्रोसेस अकर बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेप। तो इनिशिएशन से भी पहले स्टेप्स होते हैं जिसमें टीआरएनए चार्ज होता है, ठीक है, अमाइनो एसिलेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। इसके भी 2 स्टेप्स हैं, एक में एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होता है और दूसरे में ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। तो पहले हम अमाइनो एसिलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो टोटल 5 स्टेप हैं जिसमें पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होता है, फिर ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए, देन इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड लास्ट वन इज टर्मिनेशन। तो इस तरीके से पूरी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो पहले हम बात करते हैं अमाइनो एसिलेशन रिएक्शन की। ये 2 प्रोसेस हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड है, देखिए अमाइनो एसिड इस तरीके से साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटीन है, सॉरी यहाँ पर राइबोसोम है, और इस तरीके से जो अमाइनो एसिड हैं वो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं। तो ये अमाइनो एसिड एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होके क्या करेंगे, टीआरएनए को ढूंढेंगे। तो ये प्रोसेस को कहते हैं एडिनिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड रिएक्ट विथ एटीपी, ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो एटीपी से रिएक्ट करता है, एटीपी के साथ जाके जुड़ जाता है और एटीपी के साथ जुड़ के बनाता है, ये इसको जोड़ने का काम करता है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। जो अभी मैंने एंजाइम बताया था, तो पहला एंजाइम आपका यहाँ यूज हो गया है। तो ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी को अमाइनो एसिड के साथ जोड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है अमाइनो एसिड एएमपी। एएमपी कैसे है, देखिए यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट है, तो ये अपने 2 फॉस्फेट लूज कर देता है, ये 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं और ये रह जाता है मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रोसेस में अमाइनो एसिड को एटीपी से बाइंड करने के लिए अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की जरूरत है, एक एंजाइम की, और इसमें 2 पी जो हैं ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं और उसके बाद ही ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अमाइनो एसिड एएमपी। फिर क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब द अमाइनो एसिड फॉर्म अमाइनो एसिड एएमपी इज ट्रांसफर्ड टू द 3 एंड ऑफ द टीआरएनए। अब जो अमाइनो एसिड है वो आपका किसके साथ जुड़ेगा, टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। तो
इस रिएक्शन को भी अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटाइज ही कैटलाइज करवाएगा और उसके बाद AMP रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड tRNA एक और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और AMP रिलीज हो जाएगा। तो जब तक tRNA के साथ अमाइनो एसिड नहीं जुड़ेगा तब तक क्या होगा, अमाइनो एसिड चार्ज नहीं होगा और tRNA चार्ज नहीं होगा और वो tRNA को लेकर राइबोसोम के पास नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव 20 अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटाइज। तो हर ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटाइज होते हैं, 1 फॉर ईच अमाइनो एसिड। Each synthetase recognize one specific amino acid and all its compatible tRNA. Synthetase identify the anticodon loop and acceptor arms of tRNA. तो ये जो क्या synthetase जो होता है वो क्या करता है, acceptor arms को ढूंढता है और anticodon loop को ढूंढता है tRNA में। The amino acid attached to 2 or 3 hydroxyl group of adenosine at the 3 end of the tRNA. tRNA में जाके ये OH ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से प्रोसेस होती है। ये है हमारा एंजाइम अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटाइज। तो इसके पास 3 ये पॉइंट्स हैं, 1, 2 and 3, 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स पे जोड़ता है अमाइनो एसिड को, ठीक है, अमाइनो एसिड एंड ATP बाइंड टू एंजाइम और ATP को अपने उसमें ऐड कर लेता है। तो अब आपके पास अमाइनो एसिड और ATP इसमें बाइंड हो गए हैं, जिसमें अमाइनो एसिड tRNA सिंथेसाइज में। अब ये 2 P जो होते हैं वो रिलीज कर देता है और इसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट बचता है। तो एंजाइम कैटलाइज कपलिंग ऑफ अमाइनो एसिड टू AMP टू फॉर्म अमाइनो एसिल AMP। अब हमारे पास बचा अमाइनो एसिल AMP, 2 फॉस्फेटेज आर लॉस्ट इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है वो है अमाइनो एसिड AMP एंजाइम। ये एक एंजाइम बन गया है जिसमें एक अमाइनो एसिड है और एक AMP है। अब हमें अनचार्ज tRNA दिखता है इस सिंथेटाइज को। ये जो हमारा एंजाइम है इसको क्या दिखता है, अनचार्ज tRNA दिखता है और इस tRNA को ये बाइंड कर लेता है इसके साथ। ये किस तरीके से बाइंड करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है इसके एंटीकोडॉन साइट को। ये एंटीकोडॉन में देखता है कि CAA जो है वो किसका है, वो किसके लिए एंटीकोडॉन करेगा, ये करेगा GCC को कोड और ये GCC है वेलिनिन। तो ये उसी जो अमाइनो एसिड इसने अपने में अटैच किया है उसी का एंटीकोडॉन ढूंढता है और इस tRNA को अपने इस पोर्शन में जाके अटैच कर लेता है। तो अब जो आपके पास जो एंजाइम है उसके पास अमाइनो एसिड भी है, AMP भी है और tRNA भी है। तो इसे इस tRNA को अब कहते हैं चार्ज tRNA, ठीक है। अब क्या होता है, ये tRNA इस अमाइनो एसिड को ले लेता है, ये अमाइनो एसिड इस tRNA के साथ जुड़ता है और ये बनाता है अमाइनो एसिड tRNA, इसे कहते हैं चार्ज tRNA। और जो AMP है वो रिलीज हो जाता है और ये भी अलग हो जाता है और आपका जो एंजाइम है वो भी अलग हो जाता है। तो अब हमें क्या मिल गया, चार्ज tRNA मिल गया। ये चार्ज tRNA किसके पास जाएगा, mRNA के पास जाएगा और उसके कोड के साथ और उस कोड के साथ आपका बाइंड हो जाएगा। अब शुरू होती है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज इनिशिएशन वेयर ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कम टुगेदर। दीज इंक्लूड, ठीक है, जो सारे कंपोनेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत है वो क्या क्या है आपके पास, mRNA जो जेनेटिक कोड लाता है, स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट 70 इन प्रोकैरियोट, 80 एज इन यूकैरियोट। कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत जरूरी हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर होते हैं IF1, IF2 एंड IF3, टोटल 3 होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा है। यह E जो है, देखिए IF1 ही है, E जो लगा दिया वो यूकैरियोट, इसे यूकैरियोट लिखा हुआ है ये, तो इसको याद करने का तरीका वही है IF1। तो इनिशिएशन फैक्टर 1, तो ये है यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर 1। तो EIF1, EIF2, EIF3, EIF4, जो 4 हैं उसके बहुत सारे पार्ट हैं, A, B, C, D, तो इसके 4 पार्ट होते हैं। फिर EIF5 और EIF6। तो यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर हैं वो ये हैं। फिर आता है इनिशिएटर tRNA कैरिंग।
तो अब जो शुरुआत टीआरएनए होता है वो कैरी करता है एन फॉर्मल मेथियोनिन प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जो पहला टीआरएनए होगा, हमेशा याद रखिएगा, जो टीआरएनए होगा वो एफ मेट कैरी करेगा, ठीक है, फॉर्मल मेथियोनिन, एफ मेट कहते हैं इसे, ये कैरी करेगा। सिर्फ ये प्रोकैरियोट में पहला होता है। इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्मेलिन को नहीं हटा पाते हैं, जबकि यूकैरियोट में जो फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए होगा वो आपका मेथियोनिन होगा, उसे हम सिर्फ आरएनए मेट कह सकते हैं या मेट आरएनए, ठीक है, ये होता है एफ मेट। ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट होती है ट्रांसलेशन की, प्रोकैरियोट में होती है शाइन डेलगर्नो सीक्वेंसेस, ठीक है, ये बनाया हुआ है शाइन डेलगर्नो सीक्वेंसेस। प्यूरिन साइट, प्यूरिन रिच साइट होती है, तो प्यूरिन रिच साइट को आप कहते हैं शाइन डेलगर्नो सीक्वेंसेस, और यही सीक्वेंस के बाद आपका इनिशिएशन कोडॉन लगा होता है। इसी पॉइंट पर जो राइबोसोम है वो आके अटैच होता है, ठीक है। राइबोसोम शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसे ढूंढता है, और उसके बाद जो आर स्मॉल यूनिट है राइबोसोमल आरएनए की, उसमें मैंने बताया आपको 16S आरएनए भी होता है, वो इस पॉइंट को बाइंड कर लेता है। यहाँ पर आके ये स्मॉल यूनिट राइबोसोम की बाइंड हो जाती है। जबकि यूकैरियोट्स में इसे कैप रीजन कहते हैं या कोजैक सीक्वेंसेस कहते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है, शाइन डेलगर्नो और कोजैक सीक्वेंस। दो टाइप की एनर्जी सोर्सेज भी की जरूरत है, एक तो है जीटीपी ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा है Mg2+, तो ये दो एनर्जी सोर्स भी इसमें यूज होते हैं। अब हम शुरू करते हैं इनिशिएशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, उसमें भी आपके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है असेंबली ऑफ द 30S सब यूनिट, सेकेंड है बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशियल कॉम्प्लेक्स। तो फाइनल होता है 70S इनिशियल कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये फॉर्म होता है उसके बाद इलोंगेशन, जो सेकेंड स्टेप है इसका इलोंगेशन, वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो 30S सब यूनिट है, ये राइबोसोम की 30S सब यूनिट है, इसमें 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, ई पी ए पॉइंट क्या है, जहां पर आपका ट्रांसफर आरएनए की एंट्री होती है, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है। यहाँ पर पी साइड पर इलोंगेशन साइट है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, मतलब अमाइनो एसिड यहीं पर आके जुड़ते हैं, और ई साइड से एग्जिट होता है। तो 2 फैक्टर मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें 3 फैक्टर यूज होते हैं, IF1, IF2 और IF3। तो IF3 फैक्टर आके जुड़ जाता है आपका ई साइड पर, और IF1 फैक्टर आके जुड़ता है ए साइड पर। तो IF3 फैक्टर जब ई साइड पर आकर जुड़ता है 30S यूनिट में, ये क्या करता है, जो प्री मैच्योर बाइंडिंग है कि इसके ऊपर देखिए 30S के ऊपर आपका 50S का राइबोसोम आके जुड़ेगा। इस तरीके से राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, 30S है, 50S है। तो ये 50S को तब तक नहीं जुड़ने देता है जब तक यहाँ पर P पर आपका ट्रांसफर आरएनए आकर ना जुड़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर IF3 पर ई साइड पर IF3 फैक्टर आके जुड़ जाता है, ए साइड पर IF1 फैक्टर आके जुड़ता है। ये फैक्टर क्या करता है कि यहाँ पर जब तक इनिशिएशन प्रोसेस पूरी ना हो जाए, 70S कॉम्प्लेक्स ना बन जाए, तब तक ए साइड पर किसी भी ट्रांसफर आरएनए को ज्वाइन नहीं होने देता है। इसके बाद ये जो आपका राइबोसोम है, इसके बाद ये राइबोसोम यूनिट जाके जुड़ती है आपका mRNA से। mRNA पर वो क्या ढूंढती है, शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस देखती है। शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि प्यूरिन रिच सीक्वेंस है, तो और ये जुड़ती है राइबोसोम में ही प्रेजेंट होता है 16S rRNA। राइबोसोम में हमने बताया था कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो 13S rRNA उसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन प्रेजेंट है इस प्यूरिन का, और वहां पर जाके शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस जुड़ जाता है। और साथ में जो AUG क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन है, यहां पर से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो पहला जो टीआरएनए आएगा वो आएगा आपका AUG पर, तो ये जुड़ जाता है आपका P साइड पर। नेक्स्ट देखिए, ये mRNA 5 to 3 डायरेक्शन में रीड होगा, मतलब सबसे पहले 5 डायरेक्शन का पहला कोडॉन जो स्टार्ट कोडॉन है वो P साइड पर जुड़ेगा। उसके बाद ये कोडॉन, ये जब इसमें इसका एंटी कोडॉन लग जाएगा, या फिर आप कहें कि एक अमाइनो एसिड यहाँ पर जुड़ जाएगा और अमाइनो एसिड की चेन बननी शुरू होगी, तो ये जो AUG है ये आगे
सर्कुलेट हो जाएगा, mRNA इस तरीके से आगे को बढ़ता रहेगा, या कहिए कि जो आपका राइबोसोम यूनिट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर अब इसको जरूरत है आई हैव फन साइट हट जाती है, और अब जरूरत है आपको टीआरएनए की, जो चार्ज टीआरएनए है जिसमें आपका क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं चार्ज टीआरएनए। ये पहला जो अमाइनो एसिड जुड़ता है वो प्रोकैरियोट में है एफ-मेट, ठीक है, और यूकैरियोट में सिर्फ मेथ, मतलब मेथियोनिन, और ये फॉर्मल मेथियोनिन होता है। तो अब इसको ऐड करवाने के लिए अब ये जो चार्ज टीआरएनए है ये सबसे पहले जुड़ेगा पी साइट पर, पहला जो जुड़ता है वो पी साइट पर जुड़ता है, तो क्योंकि यहाँ पर इनिशिएशन स्टार्ट होता है। दूसरा जब भी इसके बाद जो भी टीआरएनए आएगा वो कहाँ आएगा, आपका ए साइट पर एंट्री होगी, जहां पर IF1 फैक्टर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये पी साइट पर आएगा, ये इसको लेकर यहाँ पर आने के लिए इसको एनर्जी सोर्स की जरूरत है, जिसे GTP और IF2 ये दो फैक्टर मिलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये जुड़ता है टीआरएनए के साथ, और इस टीआरएनए को पी साइट पर लाके बाइंड कर देता है। जैसे ही यहाँ पर ये बाइंड होता है वैसे ही IF3, IF1 और IF2 रिलीज हो जाते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में 50S यूनिट को लाएगा GTP, वो लेकर आता है, और GTP में और प्लस एक फॉस्फेट इसमें से रिलीज हो जाता है, और उसको लेकर आता है और लाके आपका ये 30S राइबोसोम के ऊपर इसे प्लेस कर देता है, और IF1 और IF2 सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं। तो अब इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें आपका ये 30S यूनिट है, ये 50S यूनिट है। यहाँ पर पी साइड पर आपका जो इनिशिएशन टीआरएनए है वो जॉइंट है, जिस पर एफ-मेट लगा है अमाइनो एसिड, ठीक है, एफ-मेट है प्रोकैरियोट में, और ये शाइन-डेल्गर्नो सीक्वेंस है। तो इस तरीके से पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, और जैसे ही ये 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, अब ये पूरी प्रोसेस, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो इलोंगेशन प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है। अब ने पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि फर्स्ट असेंबली ऑफ 30S सब यूनिट, 30 सब यूनिट बाइंड IF1 एंड IF3। IF3 प्रिवेंट प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ द 50S सब यूनिट, ठीक है, IF3 प्रीमेच्योर बाइंडिंग को रोकती है, प्रिवेंट करती है। mRNA अटैच टू द 30S सब यूनिट। अब mRNA 30S सब यूनिट के साथ, या 30S सब यूनिट mRNA से जाकर अटैच हो जाता है शाइन-डेल्गर्नो सीक्वेंस पे, और फिर दिस पोजीशन ऑफ स्टार्ट कोडॉन, और उसके बाद स्टार्ट कोडॉन जो AUG है वो पी साइट पर जाके ज्वाइंट होता है, और IF1 बाइंड होता है ए साइट पर। वो क्या ब्लॉक करता है, टीआरएनए की एंट्री। जब तक इनिशिएशन पूरी प्रोसेस ना हो जाएगी, जब तक ये 70S कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तब तक नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए यहाँ पर आके नहीं जुड़ सकता है। फिर IF2 और GTP मिलकर टीआरएनए के साथ जुड़ते हैं और उसे राइबोसोम के पास लाते हैं, यहाँ पर उसे राइबोसोम के पास लाते हैं और पी साइट पर उसे ज्वाइन करवाते हैं। फिर नेक्स्ट में 50S राइबोसोम लार्ज सब यूनिट ज्वाइंट होती है 5, उसको ज्वाइन करवाने के लिए जो GTP है और IF2 हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और GTP ये ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी क्या करती है, 50S को इसके ऊपर लाके ज्वाइन करवा देती है। फिर नेक्स्ट में IF1, IF2 और IF3 तीनों रिलीज हो जाते हैं और 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये तैयार हो जाता है, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है राइबोसोम इज रेडी फॉर इलोंगेशन। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए राइबोसोम रेडी है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी इलोंगेशन। इलोंगेशन में देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो भी बना था वो, चार्ज टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए, जिसमें ऐसा टीआरएनए जिसके पास अमीनो एसिड होगा उसको कहते हैं चार्ज टीआरएनए। इलोंगेशन फैक्टर, इसमें 3 इलोंगेशन फैक्टर हैं, EFTU, EFTS और EFG। एनर्जी यूज होती है GTP के फॉर्म में। ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है और इतनी प्रोसेस हो गई है। अब ए साइड भी खाली है और इसकी ई साइड भी खाली है। तो सबसे पहले जो इलोंगेशन फैक्टर यूज होता है वो होता है EFTU। ये GTP के साथ मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये जाके जुड़ जाता है आपका चार्ज टीआरएनए से, ठीक है। ऐसा टीआरएनए देखिए नेक्स्ट में जो कोड होगा, नेक्स्ट mRNA में AUG के बाद जो कोड होगा उसका एंटीकोडॉन जिस टीआरएनए के पास उसका एंटीकोडॉन है उसको आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके ए साइट पर लाके बाइंड कर देता है। अब ए साइट में बाइंड होने के बाद
GTP हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होकर EFTU आपका रिलीज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला अमाइनो एसिड था और ये सेकंड अमाइनो एसिड आके जुड़ गया है। अब GTP और TU जो थे आपके इलोंगेशन फैक्टर GTP, ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। GTP और TU रिलीज हो गए हैं और रिलीज होने के बाद देखिए यहाँ पर लाके जोड़ेगा और ये दोनों रिलीज होंगे। और रिलीज होने में क्या होगा, जो आपका थर्ड फैक्टर था आपका EFTS जो फैक्टर था, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड को, नेक्स्ट चार्ज tRNA को ढूंढने के लिए आपको फिर से EFTU GTP इसकी जरूरत है, इस कॉम्प्लेक्स की। दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यही पूरे साइटोप्लाज्म में से सही tRNA को ढूंढ के लाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स की फिर से जरूरत है। यहाँ पर तो ये हाइड्रोलाइज हो गया है, एक फॉस्फेट आयन इसमें से रिलीज हो गया है। तो जो आपका इलोंगेशन फैक्टर, दूसरा फैक्टर बताया था EFTS, ये क्या करता है, फिर से GTP को GTP में चेंज करता है। नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपका ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। तो यहां पर क्या आ गया, आपका A साइड पर चार्ज tRNA आ गया है। अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये A साइट पर अब ये जो P पर F मेट है, ठीक है, ये अपना अमाइनो एसिड इसको दे देता है और ये अमाइनो एसिड इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर कोई ऐसा अमाइनो एसिड नहीं है और ये चीज खिसक के इस तरफ आ जाती है। ठीक है, मतलब आप कहिए कि राइबोसोम इस तरफ बढ़ जाता है और राइबोसोम बढ़ के जो P साइट है, अब A साइट का जो tRNA था वो आ गया P साइट पे और P साइट का जो था वो E साइट पर। तो E साइट पर जो अब tRNA है उसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड नहीं है और वो यहां से बाहर निकल जाता है। और A साइट पर जो चार्ज tRNA था वो कहाँ आ गया, आपका P साइट पर आ गया। और ये जो अमाइनो एसिड की चेन है वो आप किसके ऊपर है, P साइट के ऊपर है। देखिए यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि किस किस तरह से प्रोसेस हुई है। लास्ट प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन, तो ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। और अब आपका जो लास्ट स्टेप है वो है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन कैसे होता है, तो इसमें भी 3 फैक्टर हैं, RF1, RF2 और RF3। RF1 रिकॉग्नाइज करता है स्टॉप कोडॉन को UAA, UAG। देखिए 3 कोडॉन है जो स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG और UGA। अगर इन तीनों में से कोई एक भी mRNA में दिखाई देगा, वैसे ही वहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इनका कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है। इन तीनों के लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं है। तो जो चार्ज tRNA है उसके पास कोई भी अमाइनो एसिड ऐसा नहीं है जो इनके साथ जुड़ सकता हो। तो इसलिए जैसे ही आते हैं वहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। इसमें RF1 और RF2 जो है वो तो रिकॉग्नाइज करते हैं स्टॉप कोडॉन को, और RF3 रिलीज करता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है एक के ऊपर एक, वो किसके थ्रू करता है, GTP। ठीक है, एनर्जी सोर्स यहाँ पर GTP है, इसके थ्रू EFG जो हमने बताया वो राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर है, उसकी मदद से इस पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ पर रोक देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा लेक्चर। और अगर आपको कोई लेक्चर की जरूरत है, कोई किसी लेक्चर का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।